बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 2। आदित्य की आंखें एक पल के लिए वहीं ठहर गई थीं, उस लॉन की ओर जहाँ से कुछ देर पहले कशिश बाहर गई थी। उसके चेहरे पर अब भी वही सख्त एक्सप्रेशन थे। उसके हाथों की नसें तन चुकी थी, जैसे भीतर का गुस्सा किसी भी वक्त फटने वाला हो। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रहे थे, हर कोने से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर अब उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसकी जॉलाइन तनी हुई थी और उंगलियां मुट्ठी बनकर भींची हुई थीं। उसी वक्त रिपोर्टर्स की आवाज़ गूंज उठी थी। मिस्टर अग्निवंशी, मिसेस अग्निवंशी अचानक बाहर क्यों चली गईं? क्या उनकी नाराज़गी आपकी शादी से जुड़ी है? क्या आपके बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आपकी अरेंज मैरिज किसी फैमिली प्रेशर के चलते हुई है? हर सवाल उसके कानों में आग की तरह उतर रहा था। वो कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी अब फूट चुका था। दैट्स पुअर गर्ल, उसने अपने अंदर ही बुदबुदाया। उसके होठों के कोने सख्त हो गए थे। हाउ कैन शी अवॉइड मी? एक कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई थी। क्या उसे नहीं पता? आई एम दी आदित्य अग्निवंशी। वो कोई आम आदमी नहीं था। शहर की हर पार्टी में, हर बिजनेस पेज पर उसका नाम और तस्वीर होती थी। अगर वो किसी लड़की की तरफ एक नज़र भी डाल देता तो वो लड़की हफ्तों तक उस नज़र का मतलब सोचती रहती थी। लेकिन आज कशिश ने उसे देखना तक ज़रूरी नहीं समझा था। वो याद करने लगा था कुछ देर पहले जब उसने स्टेज पर उसे किस किया था, तो कशिश ने कितने गुस्से से वो हाथ अपनी कमर से हटाया था। वही पल अब बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी नसें फिर से तन गई थी। क्या समझती है खुद को, जो मुझसे इस तरह से पेश आ गई? उसने मन ही मन सोचा। कशिश की वो गुस्से और बेइज्जती से भरी आंखें अब उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह पहली बार किसी लड़की के रिएक्शन से इतना परेशान हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक नज़र ने उसे इस कदर बेचैन क्यों कर दिया है। वो आगे बढ़ा, माइक के पास जाकर कुछ बोलने ही वाला था। उसकी आवाज़ में वो ठंडापन था जो पूरे हॉल को खामोश कर सकता था। लेकिन तभी पीछे से गहरी सख्त आवाज़ आई। इनफ। आवाज़ भारी थी, मगर उसमें अमीरी का रौब भी था। पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया था। सारे कैमरे एक साथ घूमकर उस दिशा में टिक गए थे जहाँ से आवाज़ आई थी। रविशंकर अग्निवंशी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सिल्वर बालों में हल्की चमक थी, आंखों में वही पुराना अनुभव जो हर मुश्किल माहौल को संभाल लेना जानता था। उन्होंने पास आकर मीडिया की तरफ नज़र डाली, फिर हल्के से मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जो पावर और कंट्रोल दोनों को बैलेंस करना अच्छे से जानती थी। मुझे लगता है आप सब ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। उनकी आवाज़ शांत थी, मगर हर शब्द का असर ऐसा था कि रिपोर्टर्स के हाथ अपने आप नीचे हो गए थे। कशिश एक बहुत सादगी भरी लड़की है। उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। ये भीड़, ये कैमरे, ये सवाल। उन्होंने पल भर के लिए रुककर आदित्य की तरफ देखा, फिर से मीडिया की ओर मुड़ गए थे। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसीलिए बाहर चली गई। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? रिपोर्टर्स में फिर भी कुछ हलचल हो रही थी। उनमें से एक ने आगे बढ़कर सवाल किया, लेकिन सर, क्या मिसेस अग्निवंशी शादी को लेकर खुश नहीं है? क्या ये सच है कि ये शादी किसी बिजनेस डील का हिस्सा थी? रविशंकर ने सांस खींची और हल्के से सिर हिलाया। देखिए, उनकी आवाज़ अब और भी नपी तुली थी। हम अग्निवंशी परिवार के लोग पारिवारिक मूल्य और परंपरा में विश्वास रखते हैं। ये शादी भी उन्हीं मूल्यों के तहत हुई है। बाकी अफवाहों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए सब रिपोर्टर से कहा, आप सब मेहमान हैं हमारे, प्लीज़ खाना एंजॉय कीजिए। आज का दिन खुशी का है। बातें तो बाद में भी की जा सकती हैं। उन्होंने हाथ उठाकर सबको सहज इशारे से शांत किया। कैमरों का शोर कुछ कम हुआ और फिर माहौल फिर से संभलने लगा था। रिपोर्टर्स अपने कैमरे के शटर बंद करते हुए फूड एरिया की तरफ चले गए थे। रिपोर्टर्स के जाते ही माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया था। हॉल की रोशनी अब थोड़ी मध्यम लग रही थी, जैसे पूरे दिन की हलचल के बाद थक चुकी हो। कुछ दूर स्टाफ ट्रे उठाने और टेबल साफ करने में लगे हुए थे। रविशंकर अग्निवंशी ने एक थकी सी मुस्कान के साथ अपनी घड़ी पर नज़र डाली और फिर धीरे धीरे छड़ी का सहारा लेते हुए कदम आगे बढ़ाने लगे थे। उम्र और तनाव दोनों का बोझ उनके कंधों पर साफ झलक रहा था। उन्होंने चलते हुए बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो जगह जहाँ अभी कुछ पहले मीडिया की भीड़ थी अब सुनसान थी। पर जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की तरफ एक कदम बढ़ाया, अचानक उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उनकी छड़ी ज़मीन पर गिरकर ठनक गई थी और वे वहीं रुक गए थे, हाथ सीने पर रखते हुए। आदि। उनके होठ मुश्किल से हिले थे, पर आवाज़ ज़रा भी नहीं निकली थी। अचानक उनके बदन का संतुलन बिगड़ गया और वे धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े थे। आसपास खड़े दो सर्वर घबराकर उनकी तरफ दौड़े। सर, सर, उनमें से एक ने कांपती आवाज़ में पुकारा। लेकिन रविशंकर की आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। उनकी सांसें तेज़ और टूटी टूटी सी हो गई थीं। आदित्य ने सर्वेंट्स की आवाज़ सुनकर जैसे ही पलट कर देखा, उसके चेहरे की सख्ती और गुस्सा गायब हो गया था। वह घुटनों के बल बैठते हुए उसने रविशंकर जी को गोद में ले लिया था। दादाजी, दादाजी प्लीज़ आंखें खोलिए।
उसकी आवाज़ कांप रही थी। पल भर में पूरे गेस्ट हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। किसी ने डॉक्टर को बुलाने को कहा, किसी ने एम्बुलेंस। लेकिन उस पूरे शोर के बीच रविशंकर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, जैसे वे बहुत कुछ कहे बिना ही सब कह गए हों। उनके होठों से बार बार एक ही नाम निकल रहा था, कशिश। वहीं दूसरी तरफ हॉल का शोर पीछे कहीं धुंधला गया था। कशिश तेज कदमों से लॉन की ओर निकल चुकी थी। चेहरे पर हल्की ठंडी हवा लगी, लेकिन उसके भीतर का तूफान किसी भी हवा को महसूस करने नहीं दे रहा था। चारों ओर रोशनी, सजावट और फूलों की खुशबू थी, पर उसकी सांसें भारी हो रही थीं। आंखों में नमी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह कोने में संगमरमर की बेंच पर बैठी रो रही थी। नीलम और गोल्डन सी पर्ल से बने गहनों की चमक अब उसे बोझ लग रही थी। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया और खुद से फुसफुसाई, ये सब क्या सच में मेरी जिंदगी है? नाना जी ने अपनी कसम देकर क्यों शादी करने के लिए कहा? वो उस वक्त को याद करके और भी रो रही थी, जब जमुना के बार बार समझाने के बाद भी वह शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तब रविशंकर अग्निवंशी ने उससे कुछ ऐसा कहा था कि कशिश उनकी बात मानकर शादी के लिए तैयार हो गई थी। उस इंसान से जिसका उसने चेहरा तक नहीं देखा था। वह कांपते हुए बार बार अपने होठों को छू रही थी, जो आदित्य की छुन को अभी महसूस कर रहे थे। अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर ऊपर देखा। जमुना थी, हाथ में पानी का गिलास लिए। बेटा, सब लोग अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। कशिश ने एक नज़र उनकी ओर देखा, पर वापस सर झुकाकर रोने लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जमुना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है ये सब आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन अब सबके सामने जाने का वक्त है। इससे पहले कि कशिश कुछ कह पाती, अंदर से हॉल का दरवाज़ा खुला और आदित्य बाहर निकल आया था। उसकी चाल तेज थी, चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ था। कशिश! उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन तेज थी। तुम ऐसे कैसे चली गई सबके सामने से? कशिश ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और चोट एक साथ थी। आदित्य के शब्द बिजली की तरह उस पर गिरे थे। उसके चेहरे की रेखाओं में गुस्सा साफ झिलमिला रहा था। उसकी आवाज़ में वह ठंडापन था जो किसी को भी सहमने पर मजबूर कर दे। आदित्य को वहाँ देख जमुना थोड़ी असहज हो गई थी, लेकिन कशिश के जवाब देने से पहले ही आदित्य ने उन्हें देखकर कठोर स्वर में कहा, जमुना आंटी, आप अंदर जाइए, मुझे अकेले में मिसेस अग्निवंशी से बात करनी है। जमुना ने एक नज़र दोनों पर डाली, फिर हल्के कदमों से वहाँ से चली गई थी। जमुना के वहाँ से जाते ही हवा जैसे रुक गई थी। आदित्य और कशिश के बीच बस सन्नाटा था। कुछ पलों तक वह उसे घूरता रहा, फिर गुस्से में आगे बढ़ा। तुम ऐसे सबके सामने चली गई, क्या तमाशा बनाना चाहती थी दादाजी की इज्जत का? कशिश कुछ देर तो उसका चेहरा देखती रही। कुछ बोलना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए थे। वह इस वक्त कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं थी। उसे आदित्य की किस वाली हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और इस वक्त वह आदित्य से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे में ये तो जान चुकी थी कि आदित्य एक ईगोइस्टिक इंसान है। अहाना और रागनी शादी के पूरे वक्त आदित्य के बिहेवियर के बारे में ही आपस में बात कर रही थी, जो कि कशिश काफ़ी अच्छे से सुन पा रही थी। वह पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगी थी, तभी आदित्य ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया था। उनके बीच की दूरी का हर इंच मिट चुका था। कशिश सीधे उसके सीने से आ लगी थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कशिश की सांसें थम गई थीं। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम नंदिनी आंटी की बेटी ना होती तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। आदित्य के शब्दों में जहर था। कशिश की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की और भर्राई आवाज़ में कहा, और अगर नाना जी की इज्जत का ख्याल ना होता तो मीडिया के सामने आपके गाल पर थप्पड़ पड़ चुका होता। आपकी इस बेहुदा हरकत पर आदित्य की आंखें तिलमिला उठी थी। उसने होठ बीचे, चेहरे पर सख्ती लौटाई थी। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, उसने कशिश की कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बहन जी टाइप लड़की हो तुम। तुम्हें पता है बेंगलोर की लड़कियां मेरी एक झलक के लिए तरसती हैं। एहसान मानो कि मैंने तुम्हें किस किया है, वरना तो तुम्हारी तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करता। कशिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने उसकी पकड़ से छूटते हुए कहा, छोड़िए मुझे प्लीज़। लेकिन आदित्य ने अपनी पकड़ और कस दी थी। नहीं छोड़ूंगा, बीवी हो मेरी। लेकिन अगले ही पल कशिश ने झटके से खुद को उससे दूर कर लिया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं सख्ती थी। तरसती होंगी मिस्टर अग्निवंशी, कशिश ने ठंडी नज़र से कहा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसकी आवाज़ में डर नहीं सख्ती थी। दोनों के बीच कुछ पल की शांति छा गई थी। आदित्य कुछ पल के लिए उसे घूरता रह गया था। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हैरानी भी थी। नॉट इंटरेस्टेड? उसने व्यंग्य से कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? कशिश ने ठंडी नज़र डाली। सुनने में कोई दिक्कत है क्या आपको? मैं दोबारा भी कह सकती हूँ, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कशिश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, कशिश ने अपनी नीली आंखों से उसकी आंखों में दिखते हुए कहा, एक ऐसे आदमी से जिसे लगता है दुनिया की हर लड़की उसके पैरों में गिर जाती है। आदित्य के जबड़े भिज गए थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारी अकड़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी मिसेस अग्निवंशी, कशिश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
अगर नहीं है मिस्टर अग्निवंशी, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो शायद आपको आपकी डिक्शनरी में भी ना मिले, उसने हकलाते हुए कहा। कशिश ने कभी खुद को इतना छोटा फील नहीं किया था। वह अक्सर लोगों की बातों को इग्नोर करती थी, पर आदित्य के व्यवहार ने कशिश के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई थी। आदित्य का गुस्सा उफान पर था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़की से? बस करिए, कशिश ने बीच में ही टोक दिया था। हर वक्त क्लास, स्टेटस, ईगो, कुछ और भी है आपकी वोकैबुलरी में? हाँ, उसने कहा। एटीट्यूड है, कशिश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, वो तो है आपके पास, बस थोड़ा चीप एडिशन वाला। एक पल को आदित्य की आंखें फैल गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बेबाकी से पलटवार करेगी। चीप? उसने दोहराया। हाँ, कशिश ने कहा। आपका एटीट्यूड, आपकी बातें और आपकी सोच, सब कुछ बिल्कुल थर्ड ग्रेड है। आदित्य ने उसकी कलाई पकड़कर उसकी कमर पर मोड़ दी थी और उसे अपने करीब करते हुए बोला, डोंट टेस्ट माई पेशेंस कशिश। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में उसे सज़ा देना चाहता था या बस उसे अपनी बात सुनाने पर मजबूर था। आदित्य कभी भी किसी की बातों से इतना अफेक्ट नहीं हुआ था जितना डिस्टर्ब उसे कशिश की इग्नोरेंस और उसकी बातें कर रही थी। पेशेंस की बात करते हैं आप मिस्टर अग्निवंशी। पेशेंस तो आपको तब रखना चाहिए था जब आपने नाना जी के सामने वरमाला तोड़कर फेंकी थी। आप तो फेरों के वक्त लिए वचनों का भी मान नहीं रख पाए। इनफ, आदित्य ने गरज कर कहा। एग्जैक्टली, उसने भी उसी इंटेंसिटी से कहा। इनफ, अब और नहीं, हर बार इंसल्ट। मैं अपनी इंसल्ट टॉलरेट नहीं करूँगी। मैं आपके जितनी अमीर तो नहीं हूँ, अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूँ, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करती। आदित्य गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से रागनी और आहना बालकनी से झांकते हुए मोबाइल कैमरा ऑन किए खड़ी हुई थी। रागनी फुसफुसाई, ओह माय गॉड, ये सीन तो डेली सबसे भी ज़्यादा स्पाइसी चल रहा है। आहना हंसते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आता दादाजी ने आदित्य भाई की शादी इस गंवार टाइप लड़की से क्यों कराई। मतलब देख तो, ना कपड़ा पहनना आता है, ना बातें करना। आहना कैमरे को थोड़ा जूम करते हुए बोली, और एटीट्यूड ऐसा जैसे कोई रॉयल क्वीन हो। ये वीडियो नयनतारा को दिखाना पड़ेगा, वो तो आग बबूला हो जाएगी। आदित्य भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता कोई। और इस बहन जी को देखो, भाई की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ह्यूमिलिएट कर रही है। रागनी हल्का सा उप्स करते हुए हंसी। अगर नयनतारा को पता चल गया कि भाई की शादी हो चुकी है तो समझ लेना इस बहन जी का पूरा बैंड बजा देगी वो। वहीं लॉन में आदित्य का गुस्सा अब भी उमड़ रहा था। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने कसकर कशिश की कलाई पकड़ी और बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। कशिश अचानक हुई सर्कस से सकपका गई थी। कशिश ने पहले तो छूटने की कोशिश की, पर आदित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोली, नीचे उतारूं मुझे आदित्य? पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रविशंकर अग्निवंशी के कमरे की तरफ बढ़ गया था। लेकिन आदित्य ने सख्ती से उसे पकड़े रखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, पर दादाजी के सामने ये सारी बातें मत बोल देना जो तुम्हारे इस तरह आने से बेहोश हो गए थे। कशिश का चेहरा सख्त हो गया था। उसने घबराते हुए पूछा, नाना जी को क्या हुआ है? आदित्य की पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। कमरे के बाहर आकर उसने धीरे से कशिश को ज़मीन पर उतारा। उसकी आंखें अभी भी वही आग से लग रही थी। दादाजी के सामने ज़रा भी उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत मत करना। आदित्य ने झुककर सख्ती से कहा, अगर तुम्हारी किसी बात से उन्हें ज़रा भी दुख पहुंचा तो मैं कसम खाता हूँ जान से मार दूंगा तुम्हें। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने को कहा है, समझी? कशिश ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। उसके लहजे में गुस्सा था, लेकिन कशिश की नज़रों में ठंडा सन्नाटा था। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर डॉक्टर्स की टीम रविशंकर अग्निवंशी का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। कमरे में हल्की हल्की दवा की खुशबू फैली हुई थी और उस गम को कशिश ने जैसे महसूस ही नहीं किया था। उसकी पूरी नज़र बिस्तर पर लेटे रविशंकर अग्निवंशी पर टिकी हुई थी। वे धीमे कदमों से आगे बढ़ी। हर कदम में घबराहट थी, हर सांस में कहीं ना कहीं उम्मीद की झिलमिलाहट थी। आदित्य उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में बेचैनी, गुस्सा और रविशंकर अग्निवंशी के लिए परवाह साफ दिख रही थी। आदित्य का असली परिवार एक प्लेन क्रैश में गुजर गया था। तब से रविशंकर अग्निवंशी ने ही उसे अपनी औलाद की तरह बड़ा किया था। कशिश जैसे ही रविशंकर के पास पहुंची, उनकी आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाए, मानो समय को पकड़ लेना चाहते हों। नंदिनी, उनके होठों से टूटी सी आवाज़ निकली। कशिश चौंक गई थी। वो धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें सुकून झलकने लगा था। नाना जी, उसने प्यार से और झुककर उनका हाथ थाम लिया था। वह हाथ ठंडा था, पर उसके स्पर्श में वर्षों की तड़प थी। आपको कुछ नहीं होगा नाना जी, मैं यहीं हूँ, आपकी नंदिनी। रविशंकर के चेहरे पर सुकून उतर आया था। उन्होंने कशिश का चेहरा ध्यान से देखा। नंदिनी की वही आंखें, वही नरमी, वही मासूमियत। आदित्य कुछ कदम पीछे हटा, पर उसका ध्यान अब भी उन दोनों पर था। जैसे ही उसने
कशिश को झुककर उस इंसान के माथे पर हल्के से हाथ रखते देखा। उसके दिल में कुछ अनजाना सा एहसास हलचल करने लगा था। डॉक्टर्स बाहर चले गए थे कमरे में। अब बस उन 3 सांसों की आवाज़ थी। रविशंकर जी कशिश को अपने सामने देख बैठने की कोशिश करने लगे थे। कशिश ने अपने बैंगल के खनकते हुए हाथों से नाना जी के कंधे थामकर उन्हें बैठाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उनका भारी भरकम शरीर उससे संभाला नहीं जा रहा था। आदित्य ने खुद ही आगे बढ़कर उनका सिर संभाल लिया था। दोनों के हाथ एक ही वक्त में रविशंकर के पास पहुंच गए थे और इसी के साथ उनकी उंगलियां आपस में टकरा गई थीं। वक्त जैसे ठहर गया था। कशिश ने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा, गहरी, सख्त, मगर अब उनमें एक अजीब सी नरमी उतर आई थी। उसने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया था, पर उसके सीने में धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई थी। रविशंकर ये सब महसूस कर मुस्कुराए, पर यह स्पर्श जैसे आदित्य की नसों में हलचल मचा गया था। उसकी सांसें अनायास ही तेज हो गई थीं। कुछ पल के लिए उसने बस कशिश की आंखों में झांका। वहाँ गुस्सा भी था, पर उसके नीचे एक कहा दर्द भी था, जिसे आदित्य ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने झिझकते हुए रविशंकर जी को संभाला और उन्हें धीरे से तकिए का सहारा देकर बैठाया। फिर फौरन कुछ दूरी बना ली थी, मानो अपनी ही बेचैनी से बच रहा हो। रविशंकर जी ने दोनों को देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसमें राहत मिली हुई थी। उन्होंने तकीब स्वर में कहा, आओ तुम पास बैठो मेरे। कशिश झिझकते हुए उनके पास आ गई थी, जबकि आदित्य ने गहरी सांस लेकर सिर झुकाया और अनमने ढंग से दूसरी ओर बैठ गया था। उसके लिए प्यार, जज्बात या रिश्तों की मिठास का कोई मतलब नहीं था, पर रविशंकर अग्निवंशी की हर बात उसके लिए कानून थी। वो आदमी नहीं, पिता से बढ़कर थे उसके लिए। रविशंकर जी ने कांपते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, एक कशिश की तरफ और दूसरा आदित्य की। उनकी बूढ़ी उंगलियों ने उन दोनों के हाथों को अपनी हथेलियों में कैद कर लिया था। आदित्य, उनका स्वर धीमा था पर असर गहरा, ये मेरी नंदिनी की आखिरी निशानी है। मैं इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, वरना मेरी नंदिनी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। कशिश की पलकों पर नमी तैर गई थी और आदित्य की नज़रों में जैसे तूफान थम गया था। वह हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल कशिश के कंधे पर हाथ रख दिया था, ताकि उन्हें एहसास दिला सके कि उनकी पसंद की हुई लड़की को वह अपनी बीवी मान चुका है। लेकिन सच्चाई तो आदित्य और कशिश दोनों ही अच्छे से जानते थे। कशिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी और भीतर गुस्से की लहरें, पर नाना जी के सामने वो कुछ नहीं बोली थी, बस होंठ भींच कर बैठी रही ताकि उसकी मुस्कान बनी रहे। आदित्य ने रविशंकर जी की ओर मुड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, कशिश अब मेरी बीवी है। मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कशिश की आंखें एक पल को उसकी ओर उठीं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि हर वक्त तकड़ दिखाने वाला इंसान किसी से नरमी से भी बात कर सकता है। रविशंकर जी ने कुछ देर दोनों को देखा, फिर धीरे से आवाज़ दी, जमुना अंदर आओ। जमुना तुरंत अंदर आई। रविशंकर जी ने कहा, आदित्य की पत्नी को उसके कमरे में छोड़ाओ, अब से दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया था। कशिश कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी। उसे बहुत कुछ पूछना था रविशंकर जी से कि आखिर क्यों उन्होंने इस अनचाहे बंधन में उसे बांधा था, लेकिन नाना जी की तबीयत देखकर उसने चुप रहना ही ठीक समझा था। आदित्य भी हैरान रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके साथ एक कमरा शेयर करेगा। उसे अपने आसपास ज़्यादा लोग पसंद नहीं थे और अब कशिश के साथ रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो मिस्टर अग्निवंशी की बात टाल भी नहीं सकता था, इसीलिए बस चुपचाप सिर झुका गया था। कशिश ने उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें फेर ली थी। दोनों के दिल में बेचैनी थी और दोनों जानते थे कि आगे की रात आसान नहीं होने वाली थी। जमुना आंटी ने धीरे से सिर हिलाया और कशिश को इशारा किया, बेटा चलो हमारे साथ। कशिश ने एक बार पीछे पलटकर दादाजी को देखा, फिर चुपचाप उनके कहे मुताबिक उनके साथ चली गई थी। कॉरिडोर लंबा और शांत था, सिर्फ झुमरों की हल्की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा दरवाज़ा था, वही था आदित्य का कमरा। जमुना आंटी ने दरवाज़ा खोला तो कशिश की आंखें एक पल को ठहर गई थीं। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। दीवारें मॉडर्न ग्रे टोन में थीं। फर्श पर मोटा सफ़ेद कालीन बिछा हुआ था और एक तरफ कांच की दीवार से बाहर का हाईवे और पेड़ों का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। शाम की हल्की हवा पर्दे हिला रही थी और कमरे में ठंडक सी घुली हुई थी। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र खींच रही थी वो थी दीवारों पर लगी तस्वीरें। हर फ्रेम में आदित्य की अलग पिक्चर थी। कुछ में वो बर्फ़ के बीच खड़ा हुआ था, कुछ में समंदर के किनारे शर्टलेस, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसकी टोन बॉडी और तीखी नज़रों में वही अकड़ थी
जो उसके स्वभाव में झलकती थी। कशिश ने जल्दी ही उसकी तस्वीरों से नजरें हटा ली थी। उसे झुंझलाहट सी होने लगी थी, क्योंकि जिस तरह से आदित्य ने अपने कमरे को डेकोर किया था, उसे देखकर लग रहा था कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसने उसकी एक तस्वीर को देखते हुए कहा, यह बंदा खुद को समझता क्या है। उसने मन ही मन सोचा, तस्वीरें तो ऐसी लगा रखी हैं जैसे टॉम क्रूज हो। पर फिर तुरंत ही उसके अपने ख्यालों की थकान हावी हो गई थी। सिर्फ एक दिन में ही उसकी ज़िंदगी पलट कर रख दी गई थी। पहले अनाथ आश्रम से निकाले जाना, फिर लोगों की हीन नज़रें, शादी, आदित्य से झगड़ा, फिर दादाजी की तबीयत, और अब एक ही कमरे में रहना उस इंसान के साथ जिससे वो नफरत तक नहीं कर पा रही थी। जमुना ने हल्के स्वर में कहा, मैम साहब, ये आपका कमरा है। अब से जो भी चाहिए बस इस रिमोट का बटन प्रेस कर बोल दीजिएगा, कोई ना कोई स्टाफ मेंबर आपके कमरे में तुरंत आ जाएगा। कशिश ने बस सिर हिलाया और कमरे के बीचों बीच खड़ी रह गई थी। खामोशी में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे उसकी मन की उलझनों को और गहरा कर रही थी। कशिश कुछ देर तक कमरे में खामोश खड़ी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, जमुना आंटी, आप हमें मैम साहब मत बुला कीजिए। जो आप माँ को कहा करती थी वही कहिए। जमुना आंटी मुस्कुराई, हूबहू नंदिनी जैसी हो, वही मासूमियत, वही अपनापन। पर अगले ही पल जमुना आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुंह फेर कर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बस किस्मत नंदिनी बिटिया जैसी ना हो। अच्छा हुआ बाबूजी ने तुम्हारी शादी आदित्य सर से करा दी। आदित्य सर थोड़े गर्म मिजाज इंसान ज़रूर हैं, पर दिल के बुरे इंसान नहीं हैं। कशिश ने उन्हें कुछ सोचते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ आंटी, आप क्या सोच रही हैं? जमुना आंटी ने नाम में सिर हिला दिया था और प्यार से उसका गाल सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा। कशिश ने अपनी चमकती हुई आंखों से उनकी ओर देखते हुए पूछा, आंटी बताइए ना, माँ कैसी थी, पापा कैसे थे, क्या हम भी अपने मम्मी पापा की प्रिंसेस थे? जमुना आंटी ने उसकी बातों का जवाब न देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया था और अपनी आंखों में आंसुओं को रोकते हुए बोली, बेटा अब आप आराम कीजिए, बाकी बातें हम आपको कल बताएंगे। और वो दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। कशिश ने कुछ सोचते हुए झिझक कर जमुना को आवाज़ दी, जमुना आंटी। जमुना जो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी पलट कर मुस्कुराई, जी बिटिया। कशिश थोड़ी झिझकी और फिर बोली, वो हमें भूख लगी है और शायरी को भी लगी होगी, उसे भी हमारे पास ले आइए। जमुना आंटी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो इस भागदौड़ में भूल ही गई कि आपको खाना भी देना है। वो हंसते हुए आगे बोली, आपकी बिल्ली को मैंने दूध पिला दिया है बिटिया, वो तो पेट भरकर सो गई है अपने छोटे से बिस्तर में। कशिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे उसकी थोड़ी थकान उतर गई हो। जमुना ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्म खाना लेकर आती हूँ। कशिश ने बस सिर हिलाया और कमरे में रखे बड़े से काउच पर धीरे से बैठ गई थी। जमुना के जाते ही कमरे में शांति छा गई थी। कशिश ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, पल भर के लिए वह ठिठक गई थी। कमरा इतना बड़ा था कि उसे लगा आश्रम के 5 कमरे भी जोड़ दिए जाएं तो भी इतना नहीं होगा। चारों तरफ सजे पुराने फर्नीचर, पुराने थे लेकिन शाही अंदाज के थे। सोने जैसे चमकते फ्लावर में टंगी पेंटिंग्स, मुलायम कालीन और कोने में खड़ी ऊंची घड़ी, सब कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। टेबल पर रखे क्रिस्टल के शोपीस हल्की रोशनी में भी चमक रहे थे। हर चीज़ अपने आप में खास थी, जो उसे अपनेपन से ज़्यादा अजनबी लग रही थी। कशिश बस चुपचाप सब देखती रही। कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये जगह उसके लिए नहीं बनी थी। कशिश ने अपने हाथों को हल्के से अपने लहंगे और फेरते हुए गहरी सांस ली। थकावट उसके शरीर में जैसे घुल गई थी। दिन भर की हलचल, शोर और अंदर का बोझ सब उसे खींचकर इस मुलायम काउच पर ले आया था। उसका रेड पिंक की शादी का लहंगा अब भी उसके तन पर था, किनारों के भारी काम के साथ, लेकिन उस वक्त उसके पास इसे बदलने तक की ताकत नहीं थी। काउच के कुशन उसकी पीठ को ऐसे थाम रहे थे जैसे किसी ने चुपचाप उसे सहारा दे दिया हो। उसकी पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उसने इंतज़ार भी नहीं किया था कि जमुना आंटी खाना लेकर आएं। कमरे की हल्की रोशनी, घड़ी की टिक टिक और बाहर रात का सन्नाटा सब मिलाकर उसे गहरी नींद में ले गए थे। आश्रम में उसने कभी इस तरह की शांति महसूस नहीं की थी, जिसमें न बच्चों की हंसी हो, न किसी का पुकारना, बस एक अजनबी घर की खामोशी। उसने आखिरी बार सोने से पहले सोचा, ये जगह कितनी अलग है और मैं यहाँ कितनी अकेली हूँ। और फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। अगली सुबह खिड़की से आती धूप एकदम सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कशिश ने करवट बदली
और धीरे से आंखें खोली। पल भर को उसे याद ही नहीं था कि वो कहाँ है। उसे आदत थी कि छोटे छोटे बच्चे उसे हर रोज़ आकर उठाया करते थे, दीदी देखो ये परेशान कर रहा है, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे शरारतें करके उठाया करते थे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस बड़े से कमरे, ऊंची छत और चमकते फर्नीचर पर पड़ी, कल रात की सारी बातें एक ही सांस में लौट आई थीं। सुबह की धूप कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी। कशिश ने आंखें खोली तो सामने की दीवार पर सुनहरी रोशनी की परत झिलमिला रही थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई। कमरा वैसा ही था, बस अब माहौल थोड़ा बदल गया था। कमरे के एक कोने में जमुना आंटी खड़ी हुई थी। वे अलमारी खोलकर नए कपड़े सजा रही थी। हर जोड़ा किसी डिज़ाइनर कलेक्शन से लगता था। रेशमी दुपट्टे, एथनिक सूट और सलीके से सजे गाउन और एलिगेंट साड़ियाँ, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। कशिश चुपचाप उठी और ख़ुद को ठीक करने लगी थी। उसके लहंगे के किनारे अब भी थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे रात भर की थकान उनमें उतर आई हो। उसके माथे का सिंदूर नाक पर फैला हुआ था, जो सिंदूर लगाते वक्त आदित्य से उसकी नाक पर गिर गया था। तभी जमुना ने खूबसूरत सूट अलमारी से निकालकर बेड पर रखा। वो ग्रे और ब्लैक शेड में था, सिंपल लेकिन क्लासिक। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया आप जल्दी तैयार हो जाइए, बाबूजी ने बुलाया है आपको। लाउंज में सब फैमिली मेम्बर्स आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। कशिश ने हैरानी से पूछा, पर कल तो घर पर ज़्यादा लोग नहीं थे। जमुना धीरे से मुस्कुराई, कपड़ों की तह लगाते हुए बोली, अरे वो सब लोग नयनतारा के बर्थडे पर स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे बिटिया, आज सुबह ही आए हैं। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कशिश ने हल्के कदमों से सूट की ओर देखा, फिर संकोच भरे स्वर में पूछा, और आदित्य? जमुना ने हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुराया, आदित्य सर? उनकी तो फ़ॉरेन क्लाइंट्स के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो रात भर कंपनी में ही थे। वैसे आपको बता दूं बेटिया, उनका पहला प्यार कंपनी है। बहुत मेहनत करते हैं वो, जब भी उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट लेना होता है। आपको नहीं पता, वो कई दिन तक खाना भी नहीं खाते और ख़ुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। कशिश बस चुपचाप उनकी बातें सुनकर सिर हिलाकर खड़ी हो गई थी। उसने सूट उठाया, नजरें झुका ली और धीरे धीरे बाथरूम की ओर चल पड़ी थी। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर वही हल्की खामोशी लौट आई थी। बस दीवार घड़ी की टिक टिक बाकी थी, जो नई सुबह की गिनती शुरू कर चुकी थी। जब थोड़ी देर बाद वे बाहर निकली तो उसने ब्लैक ग्रे ट्राउज़र सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी दूसरी सफ़ेद रंग का तौर भी निखर रही थी। दुपट्टा गले पर ढीला लटका हुआ था और उसके खुले बाल घुटनों तक लहरा रहे थे। आईने में उसे पहली बार लगा जैसे उसकी माँ की झलक अब भी उसमें जिंदा हो। कशिश अपनी ही सोचों में गुम थी कि तभी कमरे की खामोशी में किसी के कदमों की आहट हुई। कशिश ने जैसे ही पलट कर देखा, शॉर्ट्स और टॉप पहने एक लड़की वायरलेस ईयरबड कानों में, मेकअप यूं जैसे मॉडलिंग के लिए तैयार हुई हो। वो बिना कुछ बोले सीधे कशिश के पास पहुंची और अचानक उसके लंबे बालों को पकड़ लिया था। कशिश चीख भी नहीं सकी थी, बस हैरान होकर पीछे हटने की कोशिश करने लगी थी। छोड़िए हमें, आप कौन हैं और हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हैं? उस लड़की की आंखों में गुस्सा और जलन की परत दर परत आग थी। उसने बालों की पकड़ और भी कसी थी। तुम जैसी लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, समझी तुम? वह फुसफुसाई, आदित्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम जैसी सड़क छाप लड़की तो उसे मुझसे बिल्कुल भी नहीं छीन सकती। तुम्हारा स्टैंडर्ड ही क्या है जो तुम आदित्य की पत्नी बन सको? कशिश दर्द से सिहर उठी थी। छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है। कशिश के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें उधड़ रही थीं और वह खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन डर ने उसे जड़ बना दिया था। उस लड़की की आंखों में आग और पागलपन झलक रहा था। अभी वह लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे के बाहर छड़ी की ठक ठक सुनाई देने लगी थी। अचानक ठक ठक की आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर गई थी। कशिश की नज़रें दरवाजे की तरफ ठहर गई थीं। उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.